Water and its circulation. The term water is synonymous with life. अब water क्या है, हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम ये बोल सकते हैं कि water is our life, right? Water is essential for survival of all living beings on earth and is also very important natural resource. अब water हमारे survival के लिए जितने भी living beings हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बहुत important natural resource भी है. In fact, the presence of water in large quantity makes our Earth unique among all the planets of the solar system. अब इनफैक्ट वाटर लार्ज क्वांटिटी में अर्थ पे प्रेजेंट है और इसी के कारण अर्थ एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है पूरे सोलर सिस्टम में. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अबाउट वाटर साइकिल कैसे वर्क करती है वो हम पढ़ेंगे, राइट. देन अबाउट व्हाट इज फ्रेश वाटर और उसके सोर्सेज क्या हैं, अबाउट सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर. अब ओशंस हमें पता है कि ओशंस का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वो खारा है, राइट. उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है तो दैट इज कॉल्ड सैलिनिटी, ठीक है. और उसका टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट आर वेव्स, वेव क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे. हाउ सुनामी ऑक्योर्स एंड इट्स इफेक्ट, सुनामी कैसे आती है, हम पढ़ते हैं ना कि सुनामी आई है सब तरफ पानी पानी है, तो सुनामी कैसे आती है ये हम पढ़ेंगे और उसकी इफेक्ट्स क्या है, कैसे वो लोगों की और नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट करती है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे. देन अबाउट द टाइड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, टाइड्स क्या होती हैं और वो क्यों जरूरी हैं. Then what are ocean currents and their effects? Ocean current क्या है और उसका क्या इफेक्ट है, ठीक है. So let's start. About 71% of Earth's surface is covered with water. 71% अर्थ की सरफेस किससे कवर्ड है, वाटर से. ये लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है और सोशल में भी पढ़ा है. No wonder then that our earth is often referred as a watery planet. और इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है, watery planet या blue planet, right? All the water bodies such as ocean, seas, rivers, lakes, etc. together makes the hydrosphere. और सारी वाटर बॉडीज को मिलाकर उसमें ओशन, सी, रिवर्स, लैक्स सबको अगर हम एक साथ देखें तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर. It also includes ice sheets in the polar and high mountain region, underground water and water vapor in the air. और उसमें क्या क्या चीजें और इंक्लूड होती हैं, आइस शीट्स, हाई माउंटेन पे जो पोलर एरियाज होते हैं, पोलर रीजन्स में जो आइस होती है वो भी, अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर इन एयर, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है. ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है, राइट. नेक्स्ट वाटर साइकिल. अब हमें ये भी पता है कि वाटर कैसे मूव करता है, एक साइकिल में मूव करता है, एक साइक्लिक चैनल है उसका जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सिंस वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, राइट. सो हम उसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोल सकते हैं. वाटर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. वाटर इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब रेनफॉल होती है, फिर वो रेनफॉल से वाटर ओशंस में चले जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं और फिर इवेपोरेशन होता है, राइट. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. तो water cycle or hydrological cycle is a continuous change of water from one physical state to another and its circulation from the surface of earth to atmosphere and back. अब वाटर साइकिल क्या है, एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो अपने स्टेट्स चेंज करती है. जैसे पहले वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, राइट. फिर वेपर फॉर्म में वो क्या बनती है, इवेपोरेट हो जाती है, फिर क्लाउड्स में वो कंडेंस हो जाती है और फिर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस मेल्ट हो जाती है, राइट. मेल्ट होकर अर्थ की सरफेस पर गिरती है. अगर वाटर बनकर गिरी है तो लिक्विड, और अगर आइस बनकर गिरी है जैसे स्नोफॉल होता है ना, तो स्नोफॉल में वो सॉलिड स्टेट में होती है, तो ऐसे अपने स्टेट्स को वो चेंज करती है.
Ocean water evaporates due to sun's heat and reaches the atmosphere as water vapor. अब water vapor में क्या होता है, यहाँ से ये क्या होती है, इवेपोरेट होती है। सन की रेस जैसे ही अर्थ की सरफेस पर या वाटर पर आती है, वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, राइट। आफ्टर इवेपोरेटिंग, wait a second. Ocean water evaporates due to sun's heat and reach the atmosphere as water vapor. अब ये क्या करती है, वाटर वेपर, ये इवेपोरेट होती है वेपर फॉर्म में, राइट, और ये कहाँ पहुंच जाती है, अबव दी सरफेस, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है वाटर वेपर बनकर। इन द अपर लेयर ऑफ एयर कूलिंग एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस, द वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब यहाँ पर कंडेंसेशन की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि जो वाटर वेपर्स हैं जो हॉट होकर इवेपोरेट हुई थी, वो क्या होती है, यहाँ पर जाकर कंडेंस हो जाती है, मतलब वाटर का ड्रॉपलेट के फॉर्म में बन जाती है, और ये सब एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। This grows in size and eventually fall as precipitation. और जब ये वाटर की जो छोटी छोटी सी जो वेपर्स है, जब वो एक बड़ी सी ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेती है, राइट, तो वो क्या है, एक बूंद बनकर रेनफॉल की तरह वो नीचे गिरने लगती है। या तो रेनफॉल होगा या स्नोफॉल होगा। हिली एरियाज में जनरली, जहाँ पे पोलर एरियाज में जनरली स्नोफॉल होता है, और जो अनदर रीजन्स है वहां पे क्या होता है, रेनफॉल होती है। Some of the water falling on land seeps down into the earth. अब कुछ पानी जो है वो क्या हो जाता है, सीप डाउन हो जाता है, मतलब अर्थ की जो सरफेस है उसके जो पोर्स है उसकी हेल्प से वो क्या चली जाती है, जमीन के अंदर चला जाता है, राइट, वो वाटर। एंड while most of it flows into the river which joins the ocean again। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि जनरली जो पानी है वो कहाँ, रिवर की हेल्प से कहाँ चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है, राइट। फिर ओशियन से evaporation starts all over again and cycle continues। और इस तरीके से क्या होता है, इवेपोरेट हुआ, कंडेंसेशन हुई, वाटर की ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुई, क्लाउड्स की हेल्प से वो नीचे की तरफ प्रिसिपिटेट हुई, रेनफॉल हुई या स्नोफॉल हुआ। अगर रेनफॉल हुई है तो कुछ पानी सीप हो जाएगा अर्थ के पोर्स में, राइट, उसकी हेल्प से ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर हो जाएगा, और कुछ रिवर्स की हेल्प से, रिवर्स के डायरेक्शन के साथ वो ओशंस में जाकर मिक्स हो जाता है, right? So this complete cycle is known as water cycle or hydrological cycle, right? Now fresh water, फ्रेश वाटर हम किसे बोलते हैं, वो वाटर जो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। ओनली 3% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर। सिर्फ 3% वाटर जो अर्थ में प्रेजेंट है वो वाटर हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। वाटर दैट कंटेन्स वेरी लिटिल डिसॉल्व्ड सॉइल इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। अब वो पानी जिसमें बहुत लिटिल अमाउंट में सॉल्ट डिसॉल्व्ड रहता है, ऐसे पानी को हम फ्रेश वाटर कहते हैं जो कंज्यूम कर सकते हैं। Almost, although about 3/4 of Earth's surface is covered by water, but very little of it is fresh. अब since Earth पूरी किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, 3/4 पार्ट अर्थ का किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है, लेकिन उसमें से बहुत लिटिल जो वाटर है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जो फ्रेश है। अबाउट 97 ऑफ अर्थ वाटर इज इन ओशन एंड सीज। अब अर्थ का 97% वाटर कहाँ पर है, ओशंस और सीज में है, ठीक है। दिस इज सलाइन वाटर, और उस वाटर को क्या बोलते हैं, वो वाटर जो ओशियंस और सीज में प्रेजेंट है वो सलाइन वाटर है, एंड इट इज नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सलाइन है, बहुत ज्यादा खारा है, राइट, इसीलिए ह्यूमन बीइंग उसे कंज्यूम नहीं कर सकता।
द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर, और जो बचा हुआ 3% वाटर है वो क्या है, फ्रेश वाटर। आउट ऑफ दिस 2% इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, और उसमें से 2% का जो वाटर है, टोटल कितना, 3% हमारे पास है, उसमें से 2% वाटर किसके फॉर्म में है, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के फॉर्म में है। ग्लेशियर्स मतलब माउंटेन रीजन पर जो बर्फ जमी हुई है, लाइक ग्लेशियर्स है और आइस कैप्स है, वो टोटल कितना, 2% है, विच कैन नॉट बी रीच्ड बाय अस, जो हम जहां तक नहीं पहुंच सकते या जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते। Thus, only 1% of Earth's water is easily available, और इसीलिए अर्थ का सिर्फ 1% जो वाटर है वो हम वहां तक पहुंच सकते हैं या हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज फाउंड एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, जो कि क्या है, सरफेस वाटर जैसे कि रिवर्स है, लेक है, अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, बस ये जो वाटर है ये हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सलाइन वाटर। अब वो वाटर जो ओशंस में है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड है, वो क्या कहलाता है, सलाइन वाटर। वाटर कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट इज नोन एज सलाइन वाटर। द ओशंस एंड सीज हैव सलाइन वाटर। ओशंस और सीज में क्या है, सलाइन वाटर है। They are various types of salt dissolved in ocean, और oceans में बहुत सारे तरीके के salt जो है वो dissolved है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड आदि मेन वन, और इसमें से ये सारे इन तरीके के सॉल्ट उसमें डिजॉल्व है। The amount of salt in the ocean water is called salinity. अब जो अमाउंट का सॉल्ट किसी ओशन वाटर में मिला हुआ है उसे हम salinity कहते हैं, जैसे खारापन जैसे बोलते हैं ना हम, that is called salinity. The salinity of ocean is on an average 35 per thousand. This means that in 10,000 gram of water ओशन वाटर देर आर 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, डिजॉल्व सॉल्ट। मतलब अगर हमने 1000 ग्राम्स का ओशन वाटर लिया है तो उसमें 35 ग्राम्स क्या है, डिजॉल्व सॉल्ट है उसमें, राइट। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज हाउएवर नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस। अब ओशन वाटर की जो सैलिनिटी है, राइट, जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट है वो सब जगह इक्वल नहीं है। ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, राइट। इट डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर लाइक रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के रेट पर भी डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है, एंड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज एडेड टू द ओशन, और उस वाटर पे भी डिपेंड करता है जो ओशन से ऐड होता है, राइट। अगर कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है तो वहां की सलाइनिटी क्या होगी, कम होगी, right? Now, temperature of ocean water. The temperature of ocean water is not the same everywhere and at all the time of the year. अब ocean water का जो temperature है वो सब जगह सेम नहीं होता है, पूरे साल वो क्या होता है, अलग अलग टाइम टू टाइम चेंज होता है। ओशंस आर दी वार्मेस्ट नियर द इक्वेटर एंड बिकम कूलर टुवर्ड्स द पोल। अब ओशंस क्या होते हैं, सपोज ये जो ओशन है ये इक्वेटर के अराउंड, सिंस इक्वेटर पे क्या होती है, सनराइज डायरेक्ट हीट करती है, तो यहाँ का जो रीजन होगा, ये जो रीजन होगा ये क्या होगा, यहाँ का जो ओशन वाटर होगा वो क्या होगा, वार्म होगा। और जो कूल एरियाज है जैसे आर्कटिक एरियाज हैं और अंटार्कटिक एरियाज हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड होगा। ठीक है। The differences between the summer and winter temperature of ocean are greater in northern hemisphere than the southern hemisphere due to the vast expanse of water in the southern hemisphere. अब northern hemisphere मतलब northern part जो है
ये ऊपर वाला पार्ट, इसका जो टेम्परेचर होगा वो वेराई करेगा साउदर्न टेम्परेचर से, ठीक है। जो नॉर्दर्न है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और साउदर्न का कम होगा। So these are the major continent, oceans and major seas on the earth. आपने लास्ट ईयर देखे ही ये कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस, राइट। Now, importance of oceans. अब oceans क्यों जरूरी है? Oceans are useful to us in numbers of ways. Number of ways. Oceans are the prime source of humidity and precipitation. Oceans के कारण क्या होती है? Humidity होती है और precipitation होता है, rainfall, जैसे कि evaporation होता है, evaporation के कारण के बाद कंडेंसेशन और फिर प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल होती है। तो ओशन एक प्राइम सोर्स है रेनफॉल का और ह्यूमिडिटी का। Then the moderate the climate of the they moderates the climate of coastal region, और coastal region का जो एरिया है, कोस्टल रीजन कैसे होते हैं इंडिया में, जो कोस्टल एरियाज हैं, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है कोस्टल एरिया क्या होते हैं, जो ओशियंस के पास में जो उसका बैंक होता है, किनारे वाली जो प्लेसेस होती है वो कोस्टल एरियाज होते हैं, राइट। वहां का टेम्परेचर क्या करती है, मॉडरेट करती है। देन मरीन लाइफ found in the ocean water provide a source of livelihood to many people. Marine life सपोर्ट करती हैं। अब ओशन वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके के फिशेस और वाटर एनिमल्स रहते हैं, तो ये क्या है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। अगर ओशंस नहीं होंगे तो वाटर एनिमल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, राइट। Then salt dissolved in ocean water and mineral deposits on the ocean floor are economically important to us. अब जो सॉल्ट ओशन वाटर में डिसॉल्व होता है वो क्या करता है, मिनरल को ओशन के फ्लोर्स पर क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Oceanic waves and tides can be harnessed to generate electricity. अब ओशनिक जो वेव्स होती है और टाइड्स होती है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, राइट। ओशन सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओशन के कारण हम ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान भेजना या मंगवाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो ओशंस के ही कारण पॉसिबल है। देन सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। अब ओशन वाटर का सर्कुलेशन, अब ओशन का वाटर जो है वो भी सर्कुलेट होता है, ठीक है। द वाटर ऑफ द ओशंस आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, दे मूव हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। अब ओशन वाटर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब अपवर्ड भी मूव करता है और आगे की तरफ भी मूव करता है, राइट, लाइक दिस, इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है ये, राइट, लाइक दिस। विंड डायरेक्शन, ये हम पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। The movement of ocean are of two types. First one is wave and second one is currents. अब ocean का जो movement है, ocean water का जो movement है, वो दो तरीके से होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है waves, right? और दूसरा होता है currents. The movement are caused due to the following factor. अब जो पानी का movement है, ocean में जो पानी है, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण। दूसरा डिफरेंसेस इन सैलिनिटी, उनकी जो डिसॉल्व सॉल्ट है उस पर डिपेंड करता है। वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ सी वाटर की जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है। एंड प्रिवाइलिंग विंड, विंड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो भी इस पे डिपेंड करता है। अब पहला हम पढ़ रहे हैं वेव्स। Waves are alternate up and down movement of water particles caused by winds. अब waves क्या होती हैं, इस तरीके से अप एंड डाउन पैटर्न में वेव्स होती हैं, राइट, जो कि हवा के साथ मूव करती है, राइट। When blowing air disturbs the surface of water, waves are produced. अब जब हवा आती है तो हवा के कारण क्या होता है, वेव्स फॉर्म होती है, राइट।
Particles of water are pushed down by wind and they comes up again. अब हवा क्या करती है, पानी की जो पार्टिकल्स हैं उसको पुश करती है, जिसके कारण पानी क्या होता है, पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। तो इस तरीके से वाटर पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, दिस अप एंड डाउन मूवमेंट इज पास्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एंड इज विजिबल एज वेव्स। और जैसे कि एक के बाद एक इस तरीके से जो वेव्स होती है वो हमें दिखाई देती है, और ये वेव्स क्या कहलाता, ये मूवमेंट क्या कहलाता है, वेव्स कहलाता है। ठीक है, सबने देखा होगा, सबने देखा है ना। The wave travels in the direction of wind. Waves किस डायरेक्शन में जाती है, जिस डायरेक्शन में विंड जाती है। अगर वेव इस तरीके से जा रही है, इट मीन्स जो हवा है वो कैसी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, the wave travel in direction of the wind. It is actually the motion that is transported. और एक्चुअली ये क्या होता है, जो मोशन है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, राइट। The water particle do not travel. The upper part of wave is called crust. अब जो इसका upper part है, this, ये जो upper part है, this part is known as crust. This, right, waves में जो upper part है that is called crust, sorry, and the lower part is called throw. इस lower part को क्या कहते हैं, throw कहते हैं, right. The upper part is known as crest and lower part is known as throw. The vertical distance between the crust and throw is called wave height. अब इस crust और इस क्रिस्ट और थ्रो के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, वेव लेंथ कहते हैं या वेव हाइट कहते हैं। ठीक है, the horizontal distance between two crests or two throws are called wavelength. और wait a second, let me show you in this. Yes, this up and down is known as wave. अब इसका जो लोअर पार्ट है वो क्या कहलाता है, थ्रू कहलाता है, उसका अपर पार्ट क्रिस्ट कहलाता है। जितनी ऊंची वेव है दैट इज कॉल्ड वेव हाइट, और दो वेव्स के, दो क्रिस्ट के बीच में या दो थ्रोस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, the shape and height of waves depend on the speed of wind. अब वेव्स का जो शेप है वो डिपेंड करता है विंड की स्पीड में, विंड की स्पीड से। अगर विंड बहुत ज्यादा तेज है तो वेव्स का जो शेप है, उनकी जो हाइट है वो ज्यादा होगी। लाइट ब्रीज प्रोड्यूस जेंटल वेव्स। अगर हल्की हल्की हवा चल रही है तो उसके कारण जेंटल वेव्स फॉर्म होगी, है ना, छोटी छोटी सी वेव्स फॉर्म होगी। while violent and stormy wind creates huge waves which often cause widespread destruction. लेकिन अगर बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है और उसके साथ जो विंड आ रही है उसके कारण जो वेव्स होगी वो और ज्यादा बड़ी होंगी और उसके कारण डिस्ट्रक्शंस भी ज्यादा होंगे, मतलब डैमेजेस भी ज्यादा होंगे, राइट। और ऐसे डैमेजेस को, जब ऐसी वेव्स अक्योर होती हैं उसे हम सुनामी कहते हैं, राइट। सुनामी कैसे फॉर्म होती है, जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉमी विंड होती है ना, तेज तूफान वाली हवा होती है जिसके कारण बड़ी बड़ी सी वेव्स आती है, उसके कारण सुनामीज होती है। द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम द जापानीज वर्ड सु meaning harbor and nami means wave. Traditionally, tsunami is referred to as huge tidal wave. अब tsunami का मतलब क्या होता है, एक बड़ी सी tidal waves. Tsunamis are caused by earthquake both on land and underwater. अब समटाइम्स सुनामी अर्थक्वेक के कारण भी आती है, जैसे कि अर्थक्वेक्स जो होते हैं, भूकंप जो होते हैं, राइट। वो अगर भूकंप लैंड पर भी आया है तो भी सुनामी आ सकती है, और वाटर के अंडर जो सरफेस है अगर उसमें प्लेट्स का मूवमेंट हुआ है तो भी
सुनामी अक्योर हो सकती है। देन वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन ओशन फ्लोर में अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो भी सुनामी आ सकती है। अंडर वाटर एक्सप्लोजन और लैंडस्लाइड, ये सारे रीजन होते हैं सुनामी के। कौन कौन से? अर्थक्वेक आना, अर्थक्वेक वाटर में भी आ सकता है, राइट, वाटर के अंदर की साइड जो सरफेस होती है उस पे। ऑन लैंड भी हो सकता है। देन वॉल्केनिक इरप्शन ओशन फ्लोर पर, देन अंडर वाटर एक्सप्लोजन और लैंडस्लाइड, right? As these waves approach the coast, they build up in height and upon striking the land cause massive destruction. और ये waves क्या होती है, जैसे ही coastal areas को reach करती है, मतलब जैसे सपोज ये एक कोस्टल एरिया है, एक पहाड़ है, और बड़ी सी सुनामी अगर इस पे स्ट्रक हुई है, राइट, तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, राइट। नाउ टाइड्स। Tides are the periodic rise and fall of water level in sea. अब tides क्या है? Periodic rise और periodic fall. अब tides periods में आती हैं। Tides are periodic rise and fall of water level in sea which occur at regular interval twice a day. अब tides क्या है? ऐसा पानी का periodic बढ़ना और कम होना, राइट, वो सी में, और ये रेगुलर इंटरवल में होता है, एक दिन में 2 बार होता है, ट्वाइस अ डे। व्हेन द लेवल ऑफ सी वाटर राइजेस इट इज हाई टाइड, जब पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, तब उसे क्या बोलते हैं? हाई टाइड कहते हैं। व्हेन द लेवल फॉल्स उसे बोलते हैं लो टाइड्स। These are caused by the gravitational pull of moon and the sun। और ये किसके कारण होती है? ग्रेविटेशनल पुल, मून के और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होती है। द मून एक्सर्ट्स अ लार्जर ग्रेविटेशनल पुल देन द सन। अब मून क्या करता है? एक्सर्ट करता है लार्ज ग्रेविटेशनल पुल इवन दो इट इज स्मॉलर इन साइज। मून क्या करता है? ग्रेविटेशनल पुल करता है जो अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है उसे अपनी तरफ पुल करता है, राइट, भले ही वो स्मॉल साइज में प्रेजेंट है, लेकिन मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सन से ज्यादा है। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज लेस कंपेयर टू दैट बिटवीन द अर्थ एंड द सन। और ये इसलिए है, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि मून अर्थ के पास में है एज कंपेयर टू सन। The height of tide is not the same every day of the month। अब जो टाइड्स की हाइट है वो सेम नहीं होती है हर दिन, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून। ये डिपेंड करता है किसकी पोजीशन पे? मून की पोजीशन पे। एंड द सन विद रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ। ये डिपेंड करता है सन और मून की पोजीशन पे। ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णिमा के टाइम पर जो फुल मून होता है जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं इंडिया में, and the new moon, that is no moon, which is called amavas, the earth, moon and sun are in same straight line। Look at this full moon के टाइम पर क्या होता है? जब सन, मून और अर्थ, सन, मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, राइट। The moon and the sun exerts their combined gravitational pull in the same direction, resulting the extra high tide. These are known as spring tide। अब जब मून और सन अर्थ के वाटर को क्या करती हैं? अपनी तरफ पुल करते हैं। मून और सन क्या करते हैं? अर्थ के वाटर को अपनी तरफ पुल करते हैं, तब हाई टाइड्स होती हैं, राइट। Which is called spring tide। In the first and the third quarter of the moon, the sun and the moon are at right angle with respect to the earth।
they nullify each other's gravitational pull, resulting to very low tide known as neap tide. और जब वो राइट एंगल में होते हैं, राइट, तब क्या होती है, नीप टाइड अक्योर होती है, लाइक दिस। सन यहाँ पर है और मून क्या है, यहाँ पर है, राइट, तो ये एक राइट एंगल फॉर्म कर रही है, लाइक दिस। तो अर्थ का कुछ पुल इस साइड है और कुछ पुल इस साइड है, तो इसमें इस एरिया में लो टाइड होंगी जिसे हम नीप टाइड कहते हैं, और ये क्या है, स्प्रिंग टाइड है, ठीक है। Now, importance of tides. Tides are usually to us in this way. During high tides, when water level near the coast rises, big ships can easily enter and leave harbors. अब जब हाई टाइड्स का टाइम होता है, जब वाटर लेवल ज्यादा होता है कोस्ट पर, किनारों पर, तो बड़े बड़े शिप्स क्या करते हैं, उसमें इजीली इंटर हो सकते हैं। The Kandla port in Gujarat is a good example of tidal port. Tidal water wash away the slit deposit from the mouth of big rivers and keep them open for vessels. Tides help in fishing too. Tides fishing में भी help करते हैं, right? During high tides, when the water level rises, more fish comes near the shore. High tides के टाइम पे water level क्या होता है, rise हो जाता है और ज्यादा fishes किनारों की तरफ आ जाती है, तो fishing में भी उसमें help होती है। Tidal energy can be harnessed to generate electricity. Tidal energy के कारण electricity generate की जा सकती है। Tidal power stations have been set up in Canada, Japan and France. Okay, ocean current. Ocean currents are streams of ocean water continuously flowing in definite direction. Water current क्या है, एक continuously flow, पानी का continuous flow जो एक definite direction होता है, एक fixed direction में move करता है पानी. They are caused by action of planetary event on the surface of ocean and differences in temperature, salinity and density of water. The rotation of the earth and the shape of coastline control of the movement of ocean current and modify their courses. ये टेम्परेचर, सैलिनिटी और वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, राइट। Ocean current have clockwise direction in northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere. What ocean current कैसे move करता है, clockwise anti northern hemisphere में और anti-clockwise southern hemisphere में. Ocean currents are usually narrow and more swiftly at speed of 3 to 10 km per hour. Both slow moving masses of water in the ocean called drift. ओशन करंट यूजुअली नैरो होते हैं और उनकी स्पीड कैसी होती है, 3 to 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड होती है। अब स्लो मूविंग मास ऑफ वाटर मतलब लार्ज क्वांटिटी में वाटर स्लो मूवमेंट में मूव करता है, स्लो स्पीड में मूव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। The ocean current that flows from the equatorial region towards the polar region are warm current. अब वो ओशन करंट जो किधर मूव करता है, लुक एट दिस, the ocean current that flows from the equatorial region to polar region. अब इक्वेटर, दिस इज लाइन ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से पोलर रीजन्स की तरफ मूव करता है, ऐसे करंट को क्या बोलते हैं, वार्म करंट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स है गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्यूरोशायो. In another hand, the ocean current that flows from polar region towards the equatorial region are called cold current. अब वो करंट जो इक्वेटोरियल रीजन से किस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इक्वेटर रीजन पर, इस डायरेक्शन से इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कोल्ड करंट. और वो करंट जो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं वार्म करंट, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल है पेरू करंट, ओयाशियो एटसेट्रा। ठीक है। नाउ इफेक्ट हम पढ़ लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। Effect of ocean current. Ocean current influence the climate and human activity of coastal region in number of ways. Warm current rises the temperature of coast while cold ocean current lower the temperature. Warm ocean current क्या करता है? Coastal region को warm ocean current rises the temperature of coast region while cold current lower the temperature. वार्म करंट टेम्परेचर बढ़ाता है कोस्टल रीजन का और कोल्ड करंट क्या करता है? टेम्परेचर को कम करता है। विंड दैट ब्लोज ओवर वार्म करंट आर मोइस्ट and bring rainfall to the coastal region. Wind that blows over cold current are dry, hence they do not cause any rain. अब wind जो वार्म करंट एरियाज पर ब्लो करती है वो मॉइस्ट होती है और इसीलिए वो रेनफॉल लाती है कोस्टल रीजन पर। लेकिन वो विंड जो कोल्ड करंट है या कोल्ड करंट के ऊपर ब्लो करती है वो ड्राई होती है और इसीलिए वहां पर कोई रेनफॉल नहीं होती है। In places where warm and cold current meet, plenty of planktons are found. अब जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पर प्लेंटी ऑफ प्लैंक्टन्स आते हैं, मतलब जहाँ पे फिशेस का जो फूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। These are excellent food for fish. Hence, such regions are important fishing grounds. However, the mixing of warm and cold ocean current produces dense fog in this region. It reduces visibility and is dangerous for ships. और इसके कारण जब वार्म और कोल्ड करंट एक दूसरे से मिक्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा फॉग होती है, राइट। और इसके कारण कुछ भी विजिबल नहीं होता है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है शिप्स के लिए। ओशन करंट इन्फ्लुएंस नेविगेशन। ओशन करंट क्या करते हैं? नेविगेशन में को इन्फ्लुएंस करते हैं। शिप sailing in the direction of current will sail faster and save time and fuel. अब वो शिप्स जो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस तरफ पानी मूव कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जल्दी से सेल हो जाते हैं, राइट। और टाइम भी बचता है और फ्यूल भी बचता है, राइट। सो दिस इज इट। बुक एक्टिविटी कर लीजिए। फर्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज 3%। 3%। Which of the following is a good current, cold current? That is Oyashio. Take out your book. Oyashio. The upper part of a wave is called crest. B. Crest. Extra high tides are called spring tides. D. Spring tides. Fifth, which of the following is a warm current? That is Gulf Stream. D. State whether true or false. First one is true, second false, third false, fourth true, and fifth false. Now fill in the blank. About dash percent of surface of earth is covered with water, that is 71%. Water vapor condenses to form rain. Dash is the amount of salt in ocean water, that is salinity. SALINITY, salinity. Horizontal distance between two wave crest or two wave throws is known as wavelength. WAVE, wave. Next is Kandla is dash. In dash is a tidal port. Kandla in Gujarat, GUJARAT, is a tidal port.
तो दिस इज इट, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया है।